अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ज़हीर अहमद कुरैशी एक नए लेक्चर के साथ। बच्चों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने फॉर लूप को डिस्कस किया था, उसके सिंटैक्स को देखा, उसकी एक एग्जांपल देखी थी। आज हम फॉर लूप की मज़ीद एग्जांपल्स को देखते हैं कि हम इसे किस तरह डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। पहली एग्जांपल हम ये डिस्कस करते हैं कि प्रोग्राम टू डिस्प्ले नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 ऑन द स्क्रीन यूजिंग फॉर लूप। बच्चों, जब हम फॉर लूप की बात कर रहे हैं, हम उसमें रेपिटेशन करेंगे। कैसी रेपिटेशन होगी? जिसमें हमें पहले से पता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये लूप चलेगा। लेकिन इसकी मेजर एप्लीकेशंस, मेजर यूज हमारे पास जब हमें नंबर ऑफ काउंट्स पता हो तब है। सो बच्चों, इसके अंदर हमने नंबर डिस्प्ले करने हैं 1 to 50 ऑन द स्क्रीन यूजिंग फॉर लूप। आपसे इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम्स शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर पेपर में पूछे जाएंगे, तो इन्हें आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। बहुत ही सिंपल से प्रोग्राम होते हैं और आपके 3 या 5 नंबर या 2 नंबर अच्छे से आ सकते हैं। तो बच्चों, हेडर फाइल्स लिख दी। हेडर फाइल्स के साथ साथ हमने क्या किया, मेन फंक्शन भी लिख दिया। मेन फंक्शन के अंदर आते हैं तब यहाँ आप देखें कि मुझे कितने वेरिएबल चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए। कौन सा वेरिएबल चाहिए? ये काउंटर वेरिएबल है जिसके जरिए से मैंने फॉर लूप को रिपीट करना है, 50 टाइम्स रिपीट करना है और 1 से 50 की काउंटिंग इसके अंदर हम करते जाएंगे। स्टार्ट में हम हेडर फाइल्स लिख रहे हैं, इसके साथ साथ मेन का फंक्शन आ गया। अब मेन के फंक्शन के बाद हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया। ये वेरिएबल हम ऐसे काउंटर वेरिएबल यूज करेंगे जिसके जरिए से हम नंबर ऑफ रेपिटेशंस को कंट्रोल कर लेंगे और ये 1 से 50 तक लूप को चलाएगा और 50 के बाद टर्मिनेट कर देगा। अब इस लूप की बॉडी में आते हैं। लूप की बॉडी में हमने नम के वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाया बाय 1। मतलब हम प्रिंट करना चाह रहे हैं 1 से 50 तक के नंबर्स को, तो हम स्टार्ट भी कहां से ले रहे हैं? 1 से ले रहे हैं। और इसके बाद हम कंडीशन लगा रहे हैं कि नम इज लेस देन और इक्वल टू 50। अब नम की वैल्यू क्या है? नम की वैल्यू 1 है और ये लेस देन इक्वल टू 50 है। कंडीशन ट्रू हुई तो कंट्रोल कहाँ आ गया? इस सी आउट की स्टेटमेंट पर आ जाएगा। कंट्रोल मेरे पास इस सी आउट की स्टेटमेंट पर आ गया और इसने प्रिंट कर दिया नम की वैल्यू को। नम की वैल्यू मेरे पास 1 है तो ये मेरे पास 1 प्रिंट हो गया। 1 के बाद टैब मींस कर्सर 1 टैब आगे मूव हो जाएगा और इसके बाद प्रिंट करने के बाद कंट्रोल कहां पर आ गया? इंक्रीमेंट पर आ गया और 1 का इंक्रीमेंट कर दिया। एन नम प्लस प्लस की वजह से कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 1 का। और अब इस नम की वैल्यू 1 की बजाय क्या होगी? 2 होगी। 2 इज अगेन लेस देन इक्वल टू 50, ट्रू है। अगेन ये इसने प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद टैब की वजह से अगेन कर्सर 1 टैब आगे मूव कर जाएगा और इसी तरह अगेन कंट्रोल यहां पर आएगा, आपके नम प्लस प्लस करके नम की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। 3 प्रिंट होगा। 3 के बाद 4 प्रिंट हो जाएगा। इन द सेम वे ये प्रिंट होता जाएगा कहां तक? आपके इधर। और नेक्स्ट लाइन में जैसे ही आपकी स्क्रीन की स्पेस पूरी हो जाएगी तो कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पर मूव कर देगा और नेक्स्ट लाइन में इसे प्रिंट करता हुआ कहां ले आएगा? 49 पर ले। मींस अब नम की वैल्यू क्या? 49 थी। 49 इज लेस देन और इक्वल टू 50। कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने पर 49 प्रिंट हुआ। कर्सर टैब पोजीशन पर आ गया और नम प्लस प्लस करके नम की वैल्यू 50 होगी। अब बच्चों देखो, 50 के ऊपर मैंने ऑपरेटर कौन सा यूज किया? लेस देन इक्वल टू। याद रखना है कि अगर सिर्फ लेस देन लिखा हो तो 50 इज लेस देन 50 फॉल्स हो जाएगा, लेकिन अभी हमने इक्वल टू लिखा है तो 50 इज लेस देन इक्वल टू 50, मतलब अभी भी कंडीशन हमारे पास ट्रू है और कंट्रोल आएगा और 50 को प्रिंट कर देगा। 50 को प्रिंट करने के बाद अगेन कंट्रोल इंक्रीमेंट पर गया और इसकी वैल्यू, नम की वैल्यू क्या कर दी? 51 कर दी। अब जब नम की वैल्यू 51 हो गई है लेकिन इसे कंडीशन को चेक कर रहा है, 51 इज लेस देन इक्वल टू 50 और कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई कंट्रोल कहां आ जाएगा? कंट्रोल सी आउट की स्टेटमेंट की बजाय आउट ऑफ द लूप बॉडी गेट सी एच पर आ जाएगा, अदर स्टेटमेंट्स पर आ जाएगा और यहाँ पर अदर स्टेटमेंट्स और कोई नहीं है, गेट सी एच है। इस वजह से ये लूप को एंड करते हुए साथ साथ प्रोग्राम को भी एंड कर देगा।
तो हमारे पास जो ऑन द स्क्रीन आउटपुट आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी 1 2 3 4 5 6 अप टू 50 ये प्रिंट कर देगा। तो ये था बेटा एक प्रोग्राम जिसके जरिए से हमने देखा कि फॉर लूप को यूज करते हुए हम 1 से 50 तक की नंबरिंग को कैसे ऑन द स्क्रीन प्रिंट करवा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखेंगे और उसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं। जी बेटा एग्जाम्पल नंबर 2। अब एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में हम डिस्कस करते हैं और इसे देखते हैं कि इसमें और पिछली एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस है। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, प्रोग्राम टू डिस्प्ले नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। यहां तक तो दोनों सेम है। पिछले प्रोग्राम में भी हमने देखा था कि नंबर्स को प्रिंट करवाओ 1 से 50 तक, लेकिन इन रिवर्स ऑर्डर। किसमें? रिवर्स ऑर्डर में। अब उसमें हमारे पास डायरेक्ट असेंडिंग ऑर्डर में था। अब ये कह रहा है कि रिवर्स ऑर्डर मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवा दो। अब जब डिसेंडिंग ऑर्डर की बात आती है, अब हमने आउटपुट हमें क्या चाहिए कि पहले जो पिछले प्रोग्राम में 1 1 2 3 प्रिंट हो रहे थे, अब 50 49 48 भी प्रिंट हो जाए। तो बच्चों अब हम फॉर लूप के जरिए से जो रिवर्स ऑर्डर के अंदर नंबर्स को प्रिंट करवाते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से हमारे पास प्रोग्राम इसका लिखा जाएगा। अगेन हमने प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया, हेडर फाइल्स यूज कर ली। आपको अच्छे से पता है कि हेडर फाइल्स हम क्यों यूज करते हैं, कौन सी हेडर फाइल किस पर्पस के लिए यूज हो रही होती है। तो आईओ स्ट्रीम भी यूज होगी, गेट ch की वजह से कोनियो भी यूज कर ली। और हमारे प्रोग्राम में मेन फंक्शन का होना लाजमी है, क्योंकि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट ही मेन फंक्शन से होती है, कंट्रोल इंटर ही यहीं से होता है। यहाँ से इंटर हुआ और हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अगेन काउंटर वेरिएबल है जिसके जरिए से हम रेपिटेशन को कंट्रोल करेंगे। तो नम के नाम का एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया गया है। अब आते हैं लूप। लूप का कीवर्ड फॉर के थ्रू हमने स्टार्ट कर रहे हैं। यहां से पता लग रहा है कंट्रोल को भी कि कौन सा लूप है, फॉर लूप है। फॉर के बाद हमने अब जो इधर काम करना है, हमने अपने लूप को इनिशियलाइज 1 से नहीं करना। रिवर्स ऑर्डर है तो रिवर्स ऑर्डर में जो पहली वैल्यू हमारे पास आएगी उससे हम इनिशियलाइज करेंगे, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज 50। क्योंकि अभी हम जो प्रिंट करवाएंगे उसमें सबसे पहली वैल्यू कौन सी प्रिंट होगी, 50 होगी। और ना सिर्फ यहां पर चेंज आएगी बल्कि हम इधर कंडीशन में भी देखेंगे। पिछले प्रोग्राम में हमने कंडीशन देखी थी कि नम इज लेस देन और इक्वल टू 50, लेकिन इस प्रोग्राम में आप देखें तो कंडीशन हमारे पास चेंज हो गई है, नम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मींस ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और आउटपुट जो प्रोड्यूस करेगा कब तक करता रहेगा, जब तक 50 से लेकर 1 तक, मींस लास्ट वैल्यू 1 तक हमारे पास ये प्रिंट नहीं होता, तब तक ये कंट्रोल इसे रिपीट करता रहेगा और एग्जीक्यूट भी करता रहेगा। इसके अलावा एक और चीज भी आती है और वो चीज हमारे पास होगी कि हमने जो इंक्रीमेंट कर रहे थे पिछले प्रोग्राम में, उसकी बजाय हम डिक्रीमेंट करेंगे। क्यों? डिसेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर की वजह से हम इसे डिक्रीमेंट करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ बाय 50 को इनिशियलाइज करने के बाद नम की वैल्यू 50 है और इसके बाद इसे चेक किया गया कि 50 इज ग्रेटर देन 1 और नॉट। तो कंडीशन ट्रू है। अब जब कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल अगेन कहां पर आ जाएगा, हमारे पास सी आउट इसकी स्टेटमेंट पे आ जाएगा। एक ही स्टेटमेंट है, इस वजह से डिलिमीटर्स यूज नहीं किए गए। अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स होती तो हम डिलिमीटर्स को यूज करते और उसकी बेस के ऊपर स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते। सो बच्चों, सी आउट और नम की वैल्यू आ गई और क्या नम की वैल्यू है 50, तो सबसे पहले क्या प्रिंट हो जाएगा, 50 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद टैब पोजीशन आ गई, टैब पोजीशन पर स्पेस आती होती है और इसके बाद इसे प्रिंट करने के बाद कंट्रोल कहां चला जाएगा, दोबारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पोर्शन में, जो कि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीमेंट कर रहे हैं, इधर चला गया। अब वैल्यू 50 थी, -1 हुआ तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास इसकी कौन सी आ जाएगी, 49 आ जाएगी। तो 49 के ऊपर ये चेक करेगा कि क्या 49 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अगेन ट्रू हो रहा है और अगेन ये प्रिंट करेगा, 49 को प्रिंट कर देगा। 49 को प्रिंट करने के बाद ये फिर जाएगा डिक्रीमेंट के लिए और डिक्रीमेंट करके 48 कर देगा। 48 भी वैल्यू ट्रू है और ये 48 को भी प्रिंट कर देगा एंड सो ऑन। इसी तरह चलते चलते ये हमारे पास 1 तक आ जाता है।
तो बेटा इसी तरह ये मजीद वैल्यूज को प्रिंट करता जाएगा और मजीद वैल्यूज को प्रिंट करने के साथ साथ हमारे पास ये कहाँ पर मूव कर जाएगा, नेक्स्ट लाइन पर, अगर ऑन द स्क्रीन नंबर्स के लिए जगह कम हो गई हो। अब आते हैं कि इसने डिक्रीमेंट करते करते हमारे पास नम की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगेन कंडीशन ट्रू हो रही है और कंडीशन ट्रू होने के ऊपर ये अगेन इसे प्रिंट कर रहा है और वैल्यू हमारे पास क्या प्रिंट कर दी, 2 प्रिंट कर दी। अब जब 2 प्रिंट हो गया फिर डिक्रीमेंट हुआ, 2 के बाद क्या चीज आ गई, 1 आ गई। 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू। बच्चों अगेन कह रहा हूं, बहुत केयरफुली आपने इस चीज को देखना है कि यहां पर ऑपरेटर कौन सा यूज किया जा रहा है। अगर ग्रेटर देन हो या सिंपल लेस देन हो तब वो वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। अगर इक्वल टू भी आ रहा है तो साथ में जिस वैल्यू से हम कंपेयर कर रहे हैं वो वैल्यू भी साथ में इंक्लूड हो जाती है। तो बच्चों यहां पर 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू 1 है। सो इस वजह से हमारे पास कंडीशन अगेन ट्रू होगी और कंट्रोल कहां पर आ गया, कंट्रोल हमारे पास दोबारा सी आउट स्टेटमेंट पर आ गया और इस स्टेटमेंट को दोबारा एग्जीक्यूट किया और हमारी आउटपुट क्या ले आया, 1 इधर भी प्रिंट कर दिया। सो बच्चों अब नम की वैल्यू डिक्रीमेंट होकर क्या आ गई, 0 आ गई। अब हमारे पास यहां पर नम में 0 पड़ा हुआ है, जब 0 है तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 जो कि फॉल्स हो रहा है क्योंकि ना तो 0 1 से ग्रेटर है और ना ही इक्वल है। इस वजह से कंडीशन फॉल्स हो गई और कंडीशन फॉल्स होने पर इसने इस सी आउट की स्टेटमेंट को स्किप कर दिया और कंट्रोल आउटसाइड द लूप बॉडी आ गया और गेट सी एच स्टेटमेंट पर आ गया और इसके साथ साथ यूजर की प्रेस के लिए वेट करता रहा कि जैसे ही यूजर कोई की प्रेस करे तो प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दे और दोबारा कंट्रोल को सोर्स कोड पर मूव कर दे। तो बेटा ये आपके पास रिवर्स ऑर्डर में इसकी आउटपुट आ गई। हमने इन दोनों एग्जांपल्स के थ्रू ये चीज देखी कि हम फॉरवर्ड ऑर्डर के अंदर किस तरह नंबर्स को प्रिंट करवाएंगे। अगर फॉरवर्ड ऑर्डर में हमने प्रिंट करवाना है तब इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे होते हैं और अगर रिवर्स ऑर्डर में हमने प्रिंट करवाना है मींस डिसेंडिंग ऑर्डर में तब हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करना है। और एक और चीज बताता जाऊं, अगर हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर या फॉरवर्ड ऑर्डर आता है तब हम लेस देन इक्वल टू की कंडीशन यूज कर रहे होते हैं और अगर हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर आता है तब आपने ग्रेटर देन इक्वल टू की कंडीशन यूज करनी है और उस ऑपरेटर के थ्रू आपने अपनी कंडीशन को लूप के अंदर यूज करना है। तो बेटा इन दोनों वेज में आपने आसानी से समझ लिया होगा कि प्रोग्राम किस तरह लिखते हैं। अब हम इसके मजीद कुछ प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे, उसके लिए नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं। तो बच्चों एग्जांपल नंबर 3 हम देख रहे हैं, प्रोग्राम टू डिस्प्ले सम ऑफ ऑड नंबर्स। अब यहां पर हम देखेंगे कि ऑड नंबर्स को किस तरह से हमने चेक करना है और उसके साथ साथ उनका सम भी कैसे लेना है। फ्रॉम 1 to 20 और इसमें रेंज हमने कौन सी रख दी, 1 to 20 और अगेन वही यूजिंग फॉर लूप हम आसानी से इस सम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ऑड नंबर्स या इवन नंबर्स की सीरीज को भी प्रिंट करवा सकते हैं। याद रखिएगा इवन नंबर्स की सीरीज स्टार्ट 2 से होती है और 2 के इंक्रीमेंट के जरिए से हम आगे लेकर चलते हैं। जिस नंबर तक हमने उसे प्रिंट करवाना हो, मींस अगर मैं कहूं कि 2 से लेकर 100 तक के इवन नंबर्स की सीरीज प्रिंट करें तो इनिशिएट कहां से करेंगे, 2 से करेंगे। हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज 2 से कर लिया और टर्मिनेट यानी कि कंडीशन किस पर लगा देंगे, 100 पर लगा देंगे और इंक्रीमेंट कितने का कर लेंगे, 2 का कर लेंगे। इससे क्या होगा, पहली वैल्यू 2 थी, फिर 2 के इंक्रीमेंट से 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, इस तरह से ये सो ऑन चलता जाएगा टिल 100। अगर ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स स्टार्ट 1 से होते हैं और ये भी 2 के इंक्रीमेंट से 3, 5, 7, 9, 11 सो ऑन मींस 2 के इंक्रीमेंट से टिल 99 तक जाएंगे और 100 से जो सी नेक्स्ट वैल्यू होगी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। 99 के प्लस 2 101 आ जाएगा जो कि फॉल्स कर देगा 100 को। अब इसी तरह हम इस प्रोग्राम में देखते हैं कि ऑड नंबर्स को हमने किस तरह डिस्प्ले करना है और इसके साथ साथ हमने सम कैसे कैलकुलेट करना है।
आते हैं प्रोग्राम की तरफ। हेडर फाइल्स लिख दी, अगेन हेडर फाइल्स के साथ साथ मेन फंक्शन लिख दिया, मेन फंक्शन और उसके डेलीमीटर्स आ गए। डेलीमीटर्स के बाद हमने अब वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। इस प्रोग्राम में हमें एक वेरिएबल की जरूरत नहीं बल्कि दो वेरिएबल्स की जरूरत है। एक ऐसा वेरिएबल जिसके जरिए से हम लूप को कंट्रोल करेंगे और दूसरा वेरिएबल जिसके जरिए हम सम को कैलकुलेट करेंगे। सम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसे भी देखते हैं। इससे पहले हम फॉर लूप को लगाते हैं। फॉर लूप हमने किस तरह से लगाया, ऑड नंबर्स हैं, मैंने अभी बताया था कि ऑड नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से। n इज इक्वल टू 1, फिर n इज लेस देन इक्वल टू 20। क्यों? रेंज मेरे पास क्या है 1 to 20। अच्छा बच्चों, एक और चीज यहां पे बता दूं, जब हमारे पास फ्रॉम 1 to 20 है और बिटवीन 1 to 20 के अंदर डिफरेंस क्या है? फ्रॉम 1 to 20 के अंदर 1 भी इंक्लूडेड है और 20 भी इंक्लूडेड है। जब बिटवीन की बात कही जाए तो जिन वैल्यूज के दरमियान की बात कर रहे हैं वो दोनों वैल्यूज हमारे पास उसका हिस्सा नहीं होती। इन प्रोग्रामिंग वे में अगर मैं बात करूं तो जब फ्रॉम 1 to 20 है तो लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू वगैरह यूज होंगे। लेकिन अगर बिटवीन की बात करते हैं तो लेस देन हम यूज करते हैं। ठीक है, सो बच्चों यहां पर फ्रॉम 1 to 20 है, सो मींस n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा और उसके साथ साथ क्या चीज आ रही है, लेस n इज लेस देन इक्वल टू 20 तक ये चलेगा लूप। और इसके साथ साथ जो इंक्रीमेंट होगा वो इंक्रीमेंट कितने का होगा? अगर हमारे पास सीरीज होती, सीरीज ऑफ नंबर्स होती, प्लस का इंक्रीमेंट करते, लेकिन ये सीरीज ऑफ ऑड नंबर्स हैं और दो ऑड नंबर्स के दरमियान 2 का डिफरेंस होता है। 1 से अगला ऑड नंबर 3 है, 3 से अगला ऑड नंबर 5 है। मींस एक ऑड नंबर में 2 ऐड करें तो नेक्स्ट ऑड नंबर हमें मिल रहा होता है। तो इसी वजह से हमने कितने का इंक्रीमेंट कर दिया, हमने 2 का इंक्रीमेंट कर दिया। यहां पर मैंने कंपाउंड असाइनमेंट या अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है। इस ऑपरेटर को भी अंडरस्टैंड करते हैं कि n प्लस इक्वल टू 2 जो है ये किसके बराबर है, किस तरह से है, ये n इज इक्वल टू n प्लस 2 के बराबर आ जाए। तो बच्चों ये स्टेटमेंट्स हम इस तरह से यूज करते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर। तो 2 का इंक्रीमेंट होगा। अब हम इस लूप को ड्राई रन करके देखते हैं कि किस तरह से इसकी आउटपुट प्रोड्यूस की जा सकती है। n का वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया 1 से। अब मेरे पास n की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, जो कि लेस देन इक्वल टू 20 और कंडीशन को ट्रू कर रही है। अब जब कंडीशन ट्रू हो गई तो ये ब्लॉक ऑफ लूप के अंदर आ गया, बॉडी ऑफ द लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए। यहां पर हमारे पास एक स्टेटमेंट है जो कि क्या, सम इज इक्वल टू सम प्लस n। अब मेरे पास सम की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है। क्यों? एडिटिव आइडेंटिटी होती है। ये कौन सी एडिटिव आइडेंटिटी है और एडिटिव आइडेंटिटी को किसी भी नंबर के साथ ऐड किया जाए तो वो उसे चेंज नहीं करती, तो इस वजह से ये 0 है। इनिशियली हमने इसकी वैल्यू 0 रखी है। 0 के साथ साथ क्या चीज आ गई, n की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। अब ये 1 प्लस 0 और सम की वैल्यू क्या चीज आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और इसके बाद सम की अभी लेटेस्ट वैल्यू क्या है, 1 है। और यहां से इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद कैलकुलेट कर दिया इसने सम की वैल्यू को फर्स्ट टाइम और इसकी वैल्यू 1 ले आया और कंट्रोल को मूव कर देगा कहां पर, ये इंक्रीमेंट के लिए। अब कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 2 का। पिछले प्रोग्राम से 1 का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा था, यहां पर हम 2 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। 1 की बजाय इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब ये कंडीशन चेक कर रहे हैं कि क्या 3 इज लेस देन इक्वल टू 20, ट्रू है। अब आते हैं इसमें, यहां पर ये 0 की बजाय सम की न्यू वैल्यू क्या थी, 1 थी, ये इधर आ जाएगी। n की 1 की बजाय क्या चीज आ रही थी, कौन सी वैल्यू आ रही थी, 3। अब ये इन दोनों को ऐड करेगा और सम की वैल्यू को अपडेट कर देगा बाय 4। ठीक है, अब ये 4 आ जाएगा और 4 के बाद सम n की वैल्यू दोबारा इंक्रीमेंट होगी बाय 2 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 की बजाय 5 आ जाएगी। 5, अब n की वैल्यू मेरे पास 5 आ रही है। अगर मैं इसका एक छोटा सा टेबल भी बनाकर आपको बता दूं कि जी सम की वैल्यू आ गई, सम की पहली वैल्यू क्या आ रही है, फिर दूसरी वैल्यू क्या आ रही है और n की वैल्यू क्या आ रही है।
इनिशियली सम की वैल्यू 0 थी, इधर भी 0 थी, 1 आ गई थी। नेक्स्ट टाइम इसकी वैल्यू चेंज होकर 1 हो गई, सम की वैल्यू इधर हम 1 कैलकुलेट करते हैं, एन की वैल्यू क्या थी 3 थी, तो इसे कैलकुलेट किया तो इसके बाद सम की वैल्यू क्या आ गई, इधर 1 आ गई थी, 1 के बाद इधर हमारे पास 4 हो गई। अब 4 के बाद हम देखते हैं तो सम की वैल्यू इधर 4 इधर आ रही है, एन की वैल्यू कितनी है 5 है, तो ये दोनों मिलकर कितना बना देंगे 9 बना देंगे, एंड सो ऑन। इसी तरह से करते हुए हमारे पास ये वैल्यूज को कैलकुलेट करता है और लास्ट में सम की वैल्यू 81 आ जाएगी और इधर मेरे पास 19 आ जाएगा एंड ओवरऑल इसका सम कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। यही चीज यहां देखते हैं, 5 के बाद 7 के बाद 9 के बाद 11 13 15 17 एंड 19। अब जब इधर n की वैल्यू क्या आ गई है 19 आ गई है और 19 इज लेस देन इक्वल टू 20, ये अगेन ट्रू हो गया, तो इधर आया यहाँ पर सम की वैल्यू 81 थी और 81 के साथ n की वैल्यू कितनी आ रही है 19 आ रही है, तो सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 100 हो जाएगी। और ये सम की वैल्यू इधर स्टोर्ड है और इंक्रीमेंट कर दिया n की वैल्यू को, 19 की बजाय क्या आ गया 21 आ गया। अब 21 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, जो कि कंडीशन फॉल्स हो गई। अब जब कंडीशन फॉल्स हुई तो कंट्रोल अब कहां पर मूव कर जाएगा, कंट्रोल सी आउट स्टेटमेंट पर मूव कर जाएगा, जो कि लूप की बॉडी के बाहर लिखी हुई है। द सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 is equal to 100। अल्लाह हाफिज।